नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन पेपर सेकंड को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, आनुवांशिकी और जैव तकनीक। इस पेपर सेकंड के अंदर अपन यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। तो इस मेंडल के वंशागति के नियम का अध्ययन करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन। तो देखेंगे मेंडल ने किस प्रकार जेनेटिक्स पर कार्य किया। मेंडल जो था, इस मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि मेंडल ने आनुवांशिकी पर अनेक प्रयोग किए थे। मेंडल ने आनुवांशिकी पर प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे, यानी कि जो मटर का पौधा लिया था उसका वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम था। इसके अलावा मेंडल ने मधुमक्खी पर भी अपने प्रयोग किए थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को कहते हैं और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी मॉर्गन को कहेंगे, क्योंकि मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर आनुवांशिकी के अनेक प्रयोग किए। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया और मेंडल को इस जीन शब्द के बारे में पता नहीं था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो लक्षणों की वंशागति बताई, तो इन्होंने कहा कि लक्षणों की जो वंशागति होती है वह किसी कारक पर निर्भर करती हैं, यानी कारक ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक आया और इन्होंने बताया कि वह कारक नहीं होता, वह जीन होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। मेंडल को जीन शब्द के बारे में पता नहीं था। मेंडल ने जीन शब्द के स्थान पर कारक शब्द को काम में लिया और जॉनसन वैज्ञानिक ने ही जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द दिए, यानी जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए। और मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि जो मटर का पौधा होता है वह वार्षिक होता है, यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक बार उसको बोया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है और आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा जो मटर का पादप होता है, उस मटर के पादप में पर परागण व स्वपरागण आसानी से करवाया जा सकता है, क्योंकि मटर का पादप द्विलिंगी होता है और आसानी से उनमें परपरागण और स्वपरागण की क्रिया करवाई जा सकती है। और जो पौधा होगा वो छोटा होता है, इसलिए उसको आसानी से उगाया जा सकता है और जीवन काल भी उसका छोटा होगा। इसलिए मेंडल ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मटर के पौधे का चयन किया। और जो मटर का पौधा होता है उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया मेंडल ने, क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण आसानी से देखने में मिलते हैं। तो जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, तो देखते अपन कौन कौन से मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोगों में काम में लिए। तो तने की लंबाई जो लक्षण होगा, इसका प्रभावी होगा लंबा, जिसको कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और अप्रभावी होगा बोना, जिसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं। यानी कि हमेशा प्रभावी जो लक्षण होगा, यानी कि डोमिनेंट जो लक्षण होगा, उसको कैपिटल अक्षर से दर्शाएंगे, और रिसेसिव जो होगा यानी कि अप्रभावी को स्मॉल से दर्शाते हैं, यानी कि स्मॉल टी, और प्रभावी को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। यानी कि प्रभावी यानी डोमिनेंट जो लक्षण अपना F1 पीढ़ी में प्रभाव दर्शाता है वो प्रभावी होगा, जो अपना प्रभाव नहीं दर्शाता F1 पीढ़ी में वो अप्रभावी होता है।
तो पष्ट लक्षण यानी एक लक्षण के दो एलील्स होंगे, एक प्रभावी होगा दूसरा अप्रभावी होगा। कहा जाए तो यानी एक जीन के दो रूप होते हैं, एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी, और प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दर्शाता है। दूसरा देखिए अपन पुष्प का रंग, जो पुष्प का रंग होगा वॉयलेट यानी गुलाबी व सफेद, तो यहां पर गुलाबी जो रंग होगा वह प्रभावी होगा और सफेद जो रंग होगा वह अप्रभावी होगा। अगले लक्षण की बात करें अपन पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति में प्रभावी होगी अक्षीय और शीर्षस्थ जो होगी वह अप्रभावी होगी। फली का जो आकार होगा, फली का आकार फूली हुई और पिचकी हुई, तो फूली हुई तो प्रभावी होगी और पिचकी हुई अप्रभावी होगी। फली का रंग हरा होगा और अप्रभावी पीला होगा, तो ध्यान रखना आप, फली हरी होगी और बीज पीला होगा, तो जो बीज होगा उसका प्रभावी तो पीला होगा और फली का प्रभावी हरा होगा। तो यहां पर जो फली होती है तो उसका प्रभावी हरा होगा, जबकि जो बीज का रंग होगा उसका अप्रभावी हरा होगा। और यहाँ पर जो फली का रंग जो पीला होगा उसका जो बीज होगा उसका प्रभावी पीला होता है, यानी एक दूसरे के दोनों अपोजिट होंगे, यानी फली का रंग और बीज का रंग। तो देखना आप इसमें यहाँ ग्रीन लिया अपने तो येलो लिया, यहाँ येलो लिया तो यहाँ ग्रीन लिया, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बीज का आकार गोल होगा जो प्रभावी होगा, और रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो मेंडल ने इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आनुवंशिकता के प्रयोग में काम में लिया था, और इन 7 जोड़ी लक्षणों जो ये 7 जोड़ी लक्षण है, ये सभी लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। इसलिए मेंडल जो था वो संलग्नता और बहुविकल्पी वंशागति के बच गया, और अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता से भी वो बच गया। थैंक यू। इसके बाद देखते हैं अपन जो मेंडल था, मेंडल ने संकरण के जो प्रयोग किए, तो देखते हैं अपन सबसे पहले संकरण किसे कहेंगे, यानी दो जनकों के मध्य होने वाले क्रॉस को, यानी दो जनक के मध्य होने वाले क्रॉस को संकरण कहते हैं। तो मेंडल ने जो संकरण के प्रयोग किए, तो इसमें स्पष्ट देखेंगे अपन एकल संकरण का प्रयोग। तो इसमें इसके अंतर्गत मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया। तो देखते अपन एकल संकर संकरण या एक जीन की वंशागति का नियम। तो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण। तो इसमें जो मेंडल ने जो लक्षण लिया वो कैपिटल टीटी लंबा और स्मॉल टीटी जो प्लांट था वो, यानी एक तो लंबा पादप लिया, एक बोना पादप लिया, ठीक है। अब इनसे युग्मक यानी गैमेट का फॉर्मेशन किया, तो यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, जो F1 जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उस F1 पीढ़ी के अंदर संकर लंबे पादप प्राप्त हुए। अब इन संकर लंबे पादपों के मध्य क्रॉस करवाया,
F1PD के पादों के मध्य जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जो चेकर बोर्ड के द्वारा देखा अपन ने, तो इसमें जो अनुपात प्राप्त हुआ, यानी कि दो पादप तो अशुद्ध लंबे, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना। अगर देखा जाए इसका जो फिनोटाइप हुआ, फिनोटाइप रेशियो 3:1। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप यानी कि बाह्य लक्षणों के आधार पर देखना, यानी कि पौधे को बाहर से देखकर पता लगाया जाना कि इसका जो पादप होगा वो, इसमें 3 पादप तो लंबे प्राप्त होंगे, 3 पादप लंबे, यानी कि बाहर से यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया तो 3 पादप लंबे प्राप्त होंगे और 1 पादप बोना प्राप्त होगा। तो 3 तो टोल, 1 द्वार्थ, यानी कि 3 तो लंबे और 1 बोना पादप होगा। जीनोटाइप यानी कि जीन प्ररूप, इसमें जो पौधे प्राप्त होंगे उनकी जीनीय संरचना को देखकर पता लगाना, यानी कि उनके जो युग्म विकल्पी हैं उनको देखकर पता करना। तो इसमें जो युग्म विकल्पी है तो इसमें समान है, तो यानी कि शुद्ध लंबा जो पादप होगा वो 1 होगा, शुद्ध अशुद्ध लंबे वो 2 होंगे और 1 शुद्ध बोना होगा। तो जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो 1:2:1 और फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्ररूप 3:1 होगा। और इन्हीं जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो के आधार पर अपन द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लक्षण प्ररूप प्राप्त करना हो आपको द्विसंकर संकरण का यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसको उसी से गुणा करो आप ऐसे, तो 1 3 1 3 9, तो 1 यानी कि 1 से किया फिर 3 से किया तो 3 और 9, तो ये क्या होगा 9:3:3:1 यानी कि 9:3:3:1। तो ये किसका लक्षण प्ररूप होगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अगर इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का अगर जीनोटाइप प्राप्त करना हो तो उसको उसी से गुणा कर दो, यानी कि एक संकरण में प्राप्त जीनोटाइप को उसी जीनोटाइप से गुणा करो। तो 1 से करेंगे तो 121, फिर 2 से किया तो 2 4 2 फिर 121, तो 1:2:1 2:4 2:1 2:1। तो इस प्रकार अपन द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप और फिनोटाइप भी याद कर सकते हैं। तो ये था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित 2 नियम भी दिए। तो फर्स्ट नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम जो एकल संकर संकरण नियम पर आधारित है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, यह भी एकल संकर संकरण पर आधारित है। तो प्रभाविता का जो नियम है, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1PD के अंदर जो पादप प्राप्त होंगे उनमें प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दर्शाता है, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दर्शाता। तो सही बात है। तो इसमें जो संकर लंबे पादप प्राप्त हुए तो उनमें कैपिटल टी ने ही अपना प्रभाव दर्शाया, स्मॉल टी ने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया। और इस प्रभाविता का जो नियम था, तो इस प्रभाविता के नियम पर अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और इसके आधार पर रोगों का उपचार भी किया। जैसे कि मनुष्य में हीमोफीलिया व वर्णांधता, ऐसे रोग हैं जो अप्रभावी जीन के द्वारा होते हैं। तो इनके अप्रभावी जीन को इस प्रभाविता के नियम के आधार पर प्रभावी जीन के द्वारा उपचार किया जाता है। इसके अलावा इस प्रभाविता के नियम के आधार पर कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन को भी बढ़ाया गया। इसके दूसरा जो नियम था पृथक्करण का नियम,
यह भी एकल संकर संकरण पर आधारित था। तो पृथक्करण का नियम जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए यानी कि संकर लंबे पादप, तो ये पौधे जो इनसे जो युग्मक बनेंगे तो उनमें जो युग्म विकल्पी होगी वो अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाती हैं। स्वतंत्र मतलब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। यानी कि इन युग्म विकल्पी जो युग्मक बने तो युग्मक के अंदर जो युग्म विकल्पी होगी वो अपना स्वतंत्र प्रभाव दर्शाएगी। इस पर स्मॉल टी जैसे कि युग्म विकल्पी हैं तो इसका प्रभाव कैपिटल टी पर नहीं पड़ेगा और कैपिटल टी का स्मॉल टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो युग्मकों की जो वंशागति होगी वह स्वतंत्र होती हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और मेंडल का इसको सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं, क्योंकि पृथक्करण नियम का कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए इसको मेंडल का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता व सप्रभाविता। तो उन अपवाद को भी अपन देखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है और सप्रभाविता क्या होती है। तो इसमें जो पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण का जो नियम था ये जीन संकल्पना को भी दर्शाता है कि जीन कण के रूप में होते हैं और अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं और एक जीन के द्वारा एक लक्षण का निर्धारण किया जाता है। तो बात करें अपन प्रभाविता के नियम के अपवाद की, पृथक्करण का नियम का कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम के अपवाद में अपन फर्स्ट देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता प्रभाविता के नियम का अपवाद है और इस अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया और इसको मिराबिलिस जलापा अपूर्ण प्रभाविता का प्रयोग किया कार्ल कोरेंस ने और बताया कि इसमें दो पुष्प लिए, लाल पुष्प और सफेद पुष्प, इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी में जो पादप के पुष्प प्राप्त हुए वो सभी पादप के पुष्प गुलाबी रंग के थे, जबकि इसमें जो प्रभावी है वो गुलाबी रंग है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा। तो यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा है? लाल। तो होना तो क्या चाहिए था यहाँ पर? लाल, लेकिन लाल प्राप्त न होकर दोनों का मध्यवर्ती प्राप्त हुआ यानी कि गुलाबी। तो इसलिए यह नियम प्रभाविता के नियम का अपवाद हुआ है। मिराबिलिस जलापा का जो पौधा होगा, जो इसमें पुष्प होंगे, वो पुष्प गुलाबी रंग के प्राप्त हुए। जब इन F1 पीढ़ी के पादप के मध्य स्वपरागण करवाया तो जो अनुपात निकल के सामने आया, तो देखते अपन इसमें, तो कैपिटल R, तो 1:2:1 यानी कि जीनोटाइप व फिनोटाइप जो अनुपात है वह एक समान होता है। एक सफेद लाल, दो गुलाबी और एक सफेद प्राप्त होगा। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप जैसे 1:2:1 प्राप्त होगा। जबकि प्रभाविता के नियम के अनुसार जो अनुपात है वह जीनोटाइप जैसे तो 1:2:1 और फिनोटाइप जो अनुपात है वो 3:1 होना था। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो प्रभाविता का नियम है ये पूर्णतः फेल हो गया। अगला देखें अपन अपवाद सप्रभाविता। सफेद रंग और लाल यानी कि रेड
जंतुओं के मध्य क्रॉस करवाया तो दोनों का मध्यवर्ती क्लड सामने निकल कर आया, यानी कि चितकबरे यानी कि रोवान मवेशी जानवर प्राप्त हुए। अब इन रोवान मवेशी जानवरों के मध्य यानी कि इस F1PD के मध्य क्रॉस करवाया तो जो अनुपात सामने निकल कर आया वह 1:2:1 था, यानी कि फिनोटाइप व जीनोटाइप जो अनुपात है वह एक समान होगा। तो इसमें देखिए अपन तो इस प्रकार, तो इसमें जो यानी कि एक तो वाइट रंग, एक रेड रंग की और दो चितकबरे प्राप्त होंगे, यानी कि दोनों के मध्यवर्ती रंग F1PD में प्राप्त होंगे और F2PD में भी मिलेंगे। तो अनुपात क्या होगा अपने 1:2:1 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही लक्षणों ने अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दर्शाया, इसलिए यहाँ पर यह प्रभाव्यता का नियम फेल हो जाता है। तो यहाँ पर जो पक्ष जंतुओं का अनुपात होगा वह 1:2 प्राप्त होगा। इसके बाद अपन देखते हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के नियम को समझने के लिए इसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया। तो इसमें जो लक्षण लिया गोल व पीले बीज, इधर जो लक्षण लिया वो जुड़ीदार व हरे बीज। तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने के बाद जो F1PD में जो पादप प्राप्त हुए वो सभी पादपों के जो बीज थे वो गोल व पीले थे, यानी कि गोल व पीला ही क्या होगा प्रभावी। तो F1PD में वही लक्षण प्रभाव दर्शाएगा जो प्रभावी होगा। तो गोल व पीला क्या था प्रभावी, तो गोल व पीला ने अपना प्रभाव दर्शाया। अब इस F1PD के जो पादप हैं उसमें स्वपरागण करवाया। तो स्वपरागण करवाने पर देखा कि इसमें अपन को सभी प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। युग्मक बनाया तो युग्मक जो बनेगा इस प्रकार से 4 युग्मक और 4 युग्मक इधर लिया। तो कैपिटल युग्मक निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 तो यहाँ पर देखो आप कंडीशन कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, तो 2 क्या है विषम युग्मक जी, तो 2 की घात 2, तो टोटल मान 4। तो इससे युग्मक जो बनेंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, कैपिटल Y और एक तो होगा कैपिटल R, एक स्मॉल y और कैपिटल R, दूसरा जो होगा कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r। तो इस प्रकार 4 युग्मक बनाएंगे और इसको चेकर बोर्ड के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार अपन को बीज प्राप्त होंगे। तो इनका आपस में संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो जो अपन को जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो अनुपात निकल कर सामने आया वो 9:3:3:1, ये तो क्या होगा फिनोटाइप अनुपात। तो इसमें से जो 9 पादप होंगे वो तो क्या होंगे गोल व पीले। इसके अलावा जो 3 जो पादप होंगे वो हरे व गोल होंगे। तो हरे 1 2 3 तो हरे गोल होंगे और 3 क्या होंगे पीले व जुड़ीदार। तो इसमें से 3 देखो आप 1 2 3 तो पीले व जुड़ीदार होंगे और एक क्या होगा हरा व जुड़ीदार होगा। तो ये क्या होगा ये हरा व जुड़ीदार होगा। तो जीनोटाइप जो रेशो होगा वो रेशो 1:2:। तो 12 24 12 12 1 सामने जो निकल कर आएगा जीनोटाइप रेशो।
तो इनको जो देखेंगे अपन तो युग्म विकल्पी के अनुसार देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी जीनियस रचना के आधार पर देखा जाएगा। तो 12 24 12 12 1 यानी टोटल जो पादप प्राप्त होंगे वो 16 ही होंगे। तो टोटल 16 पादप, इधर भी 3 5 4 9 10 13 और 3 16 पादप। तो टोटल जो पादपों की संख्या होगी वह 16 ही होगी। तो 16 में से 9 तो क्या होंगे, पीले गोल। 16 में से 3 जो पादप होंगे वह ग्रीन व गोल, और 16 में से पीले व झुर्रीदार 3 होंगे, और हरे व झुर्रीदार 1 पादप होगा। तो ये डाइहाइब्रिड कोष था मेंडल का। तो इस नियम पर आधारित वंशागति का एक नियम दिया, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम था, वह क्या कहता है कि जो लक्षणों की जो वंशागति होगी तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो इस प्रकार देखा जाए यानी गोल पीले बीज, यानी कि स्वतंत्र अपव्ययन नियम का नियम ये बोलता है कि गोल पीले यानी गोल हरे भी हो सकते हैं। तो इसमें गोल और हरे बीज भी प्राप्त हुए। इधर से झुर्रीदार व पीले भी मिल सकते हैं, तो झुर्रीदार और पीले बीज भी प्राप्त हुए। तो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बोलता है कि लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र हुई, जो अपन ने देख ली डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वह इस क्रॉस के माध्यम से समझ लिया अपन ने कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लेकिन इस स्वतंत्र अपव्ययन नियम का भी अपवाद होता है, सहलग्नता। सहलग्नता दूसरा अपवाद होगा बहुविकल्पिता। तो सहलग्नता जो होगी यानी कि जो गुणसूत्र होंगे तो उन गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वो पास पास होते हैं और वो एक साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होंगे। तो इसलिए वो लक्षणों की जो वंशागति होगी वह साथ साथ होती है। तो वह स्वतंत्र अपव्ययन नियम का अपवाद है। इसी के साथ बहुविकल्पता भी स्वतंत्र अपव्ययन नियम का अपवाद है, क्योंकि इनमें लक्षणों की जो वंशागति होती है वो साथ साथ होती है। जबकि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या कहता है कि लक्षणों की जो वंशागति होगी वह स्वतंत्र होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मेंडल ने जो नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम व स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, तो इसमें से पृथक्करण का जो नियम होगा उसका कोई अपवाद नहीं होता, इसलिए उसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम और प्रभाविता के नियम के अपवाद होते हैं। लेकिन जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह प्रयोग देंगे बटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए, वो सभी लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे, इसलिए उनको प्रयोग करते समय कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसके बाद अपन ने यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ लिया, इनके अपवाद को समझ लिया। इसके बाद अपन देखेंगे आनुवांशिक विभिन्नताएं, यानी कि आनुवांशिक यानी जेनेटिक वेरिएशन किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन होंगे यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं होंगी, ये गुणसूत्रों में परिवर्तन से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए अपन हेटेरोप्लॉइडी जो होगी यानी कि गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना और गुणसूत्रों की संख्या का कम होना, दोनों ही कंडीशंस के अंदर आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हेटेरोप्लॉइडी यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एन्यूप्लॉइडी व यूप्लॉइडी, यानी कि असुगुणिता व सुगुणिता। तो असुगुणिता यानी कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना और कम होना, तो असुगुणिता, और सुगुणिता यानी कि गुणसूत्रों की संख्या के जो सेट होंगे उन सेट का बढ़ना और कम होना सुगुणिता। सेट का मतलब होगा यानी गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय, जैसे n बराबर 23, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, गुणसूत्र का एक सेट। 2n बराबर 46, तो ये गुणसूत्र के 2 सेट हैं। इधर जैसे मनुष्य में 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इन गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना यानी 46 के स्थान पर 47 या कम होना 45, तो ये तो किसमें आएगा, असुगुणिता में। और डायरेक्ट गुणसूत्रों का डबल होना या ट्रिपल होना ये सुगुणिता में आता है। तो जो सुगुणिता होती है ये अधिकतया पादपों में देखी जाती हैं,
जबकि असुगुणिता जंतुओं में देखी जाती है। तो इसमें जो होगा कुल संख्या में परिवर्तन होगा और इसमें सेट या समुच्चय में परिवर्तन होगा। तो एन्यूप्लॉइडी को भी दो भागों में बांटा परिवर्तन के आधार पर, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है कमी, तो अधोगुणिता, हाइपर का मतलब होगा अधिकता यानी कि अधिगुणिता। तो इनमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी। अगर एक गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है तो इसे एक न्यून सूत्रता यानी कि मोनोसोमी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत 45 के स्थान पर 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, मतलब स्त्रियों में देखा जाता है। यानी कि इसमें जो संख्या होगी वो 44 प्लस x0 यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो 45 रह जाएगी मोनोसोमी में। नलीसोमी जो होगा इसमें गुणसूत्रों की संख्या यानी तो दो गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी, इसे कहते हैं अपन द्विन्यून सूत्रता। और ये गेहूं में देखी जाती है नलीसोमी। तो यहाँ पर जो देखा अपन ने हाइपोप्लॉइडी में, अधोगुणिता में, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या का कम होना। अगर एक गुणसूत्र की कमी होती तो उसे मोनोसोमी, अगर दो गुणसूत्र की कमी होगी या एक जोड़ी गुणसूत्रों की कमी होगी तो उसे नलीसोमी। मोनोसोमी का एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम और नलीसोमी का एग्जाम्पल जो होगा वो किस में देखी जाएगी, नलीसोमी गेहूं में। दूसरे टाइप की बात करें अपन हाइपरप्लॉइडी, अधिगुणिता। तो गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना, अगर एक गुणसूत्र की अधिकता होगी तो इसे ट्राइसोमी या एकाधिक सूत्रता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें जोड़ी गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाती है, यानी कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो कुल गुणसूत्र की संख्या होगी वह 47 हो जाती है। टेट्रासोमी में इसमें दो गुणसूत्रों की अधिकता होगी और यहाँ पर एक गुणसूत्र की अधिकता होगी। तो दो गुणसूत्र की अधिकता बोलो या फिर एक जोड़ी गुणसूत्र की अधिकता। तो यहाँ पर जो ड्रोसोफिला फल मक्खी होगी उसमें 4 के स्थान पर 5 जोड़ी गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर हाइपरप्लॉइडी का मतलब संख्या का बढ़ना, हाइपो का मतलब घटना। तो यहाँ पर जो कुल गुणसूत्र होंगे तो उनकी संख्या में कमी होगी, एक की कमी होना मोनोसोमी, दो की कमी होना नलीसोमी। यहाँ पर बढ़ना जैसे ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र की अधिकता होना ट्राइसोमी, दो की अधिकता होना टेट्रासोमी, एक की अधिकता होगी तो यानी डाउन सिंड्रोम, यानी 46 स्थान पर 47 गुणसूत्र। यहाँ पर जैसे ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है तो उसमें 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 4 जोड़ी, तो एक दो बढ़ते ही 5 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी द्विअधि सूत्रता कहते हैं। दूसरे टाइप की बात करें अपन यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी जो होती है ये पादपों में देखी जाती है। इसमें डायरेक्ट सेट या समुच्चय में परिवर्तन होता है। और यूप्लॉइडी को 3 भागों में बांटा गया है, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी का मतलब होगा कि अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को हैप्लॉइडी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होगा शुक्राणु व अंडाणु जो होंगे वह हैप्लॉइडी होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या उनमें क्या होती है, आधी होती है, यानी कि अगुणित होते हैं। तो उनकी जो कंडीशंस होगी वह हैप्लॉइडी टाइप्स की होती है। डिप्लॉइडी यानी कि द्विगुणिता, यहाँ पर जो गुणसूत्रों के जो समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, द्विगुणित होंगे, यानी जैसे कि 2n बराबर 46 मनुष्य के अंदर होंगे, 2n बराबर चिंपांजी के अंदर 2n बराबर 48 होते हैं। तो यानी अधिकांशतया यही कंडीशन देखने को मिलती है डिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ये कंडीशन जंतुओं में बहुत ही कम या नगण्य पाई जाती है, पादपों में अधिकता से देखने को मिलती है। और इसमें जो सेट होंगे उनकी डायरेक्ट एक सेट जैसे 3n से 4n होना, 4 से 5n होना, क्योंकि यहाँ पर जो पादप होंगे ना उन पादप पर कोल्चिसिन रसायन का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे इनकी जो गुणिता होगी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि अगुणित से द्विगुणित, द्विगुणित से त्रिगुणित, फोरगुणित। तो इनकी लगातार संख्या को बढ़ाया जा सकता है कोल्चिसिन रसायन का छिड़काव करके। तो इसी के साथ अपन ने हेटेरोप्लॉइडी को कंप्लीट कर लिया।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।